कैंसर पेशेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर जो उनको जो ज़रूरत होती है वो एम्पैथी की होती है। टर्मिनल पेशेंट के पास जब डोनेशंस लेकर जाते हैं, जो अपने पैसे होते हैं, वो आपको पता है उस टाइम पे क्या करते हैं? वो पैसे पकड़ कर ना यूँ फेंक देते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, लेकिन आप इस प्रोफेशन में मुझे आकर या किसी को जाकर ये कहेंगे कि जी आज मैंने 50 पेशेंट देख लिए, ना वी आर टायर्ड, हम 51 पेशेंट को नहीं देख सकते, बिकॉज दैट इज़ वे टू मच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा। और अक्टूबर का महीना है जिसमें हम कैंसर के हवाले से बात करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन चलती हैं पिंक रिबन के नाम से। एक ऐसी कैंपेन जो कि अक्टूबर का महीना आता ही हमें डिजिटल मीडिया समेत बहुत सारी होर्डिंग्स भी नज़र आती हैं। लेकिन क्या आम आदमी को ये पता है कि कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है? कैंसर वो मूजी बीमारी है जिसके होने से जैसे कहते हैं ना कि सांप के काटने से नहीं मरता बंदा, लेकिन सांप के खौफ से इंसान मर जाता है। तो कैंसर भी एक्चुअली ऐसी बीमारी है कि जिसके होने से इंसान की विल पावर इस तरह डैमेज होती है और आसपास वाले ऐसे आपको किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार समझते हैं कि अब आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो इंसान जिसने शायद 6 और महीने जीना होता है वो पहले ही अपनी मौत मर जाता है। लेकिन कैंसर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी बताए जाते हैं, यूट्यूब पर बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ है। लेकिन असल में कहानी क्या है, उसके लिए मेरे साथ एक वंडर वुमेन स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी कहानी ये है कि इनके बेटे को कैंसर हुआ, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो कैंसर से वापस आकर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और अब माशाल्लाह ही इज़ मैरिड एंड ही इज़ हैविंग द फैमिली। और उसके बाद इनको भी कैंसर हुआ, इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जब इनसे मुलाकात हुई तो फिर मुझे हैरानी हुई कि ये सिर्फ अपने आप को कैंसर से बचने के बाद उस ज़िंदगी की शुक्रगुजार ही नहीं है, बल्कि इन्होंने कई ज़िंदगियों को बचाने का फ़ैसला किया। और चूँकि डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इन्होंने एक ऐसा रोड मैप बनाया जिसके तहत मैं, आप और सुनने वाले, आपके इर्द गिर्द हर शख्स ही कैंसर पेशेंट को बचा सकता है और उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। ये एक ऐसी केयर का नाम है जिसके लिए आपको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो शुमाइला फ़ारूक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करती हूँ क्योंकि आप एक ख़ातून हैं और आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो शायद डॉक्टर के बस की भी बात नहीं होती, बिकॉज़ स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट्स को आप ट्रीट करती हैं। और कैंसर तो अगर स्टेज 1 पे भी पता चल जाए तो 4 में जंप इन करने में बहुत कम वक्त लगता है। सो हाउ डिड यू डिसाइड, और ये पैलिएटिव केयर क्या है, अगर लेमैन के लिए आप समझा दें? पैलिएटिव केयर इज़ नॉट ओनली अबाउट, जो कि हम कम काम करते हैं डाइंग के ऊपर। पैलिएटिव केयर का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि जी मरने वाली केयर। पैलिएटिव केयर स्टेज 1 पे भी ज़रूरत होती है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, लेकिन हमने उसमें से जो स्टेजेस भी जो चुनी है वो स्टेज 4 चुनी है, जिसको कहते हैं हम टर्मिनल कैंसर पेशेंट, जिसके ऊपर डॉक्टर्स जो है उनको जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि बट दिस इज़, ये बस आखिरी हैं, इसमें चंद दिन हैं, चंद टाइम है, चंद साल हैं, चंद घंटे हैं, चंद महीने हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर एम्पैथी लेकर आते हैं, ख्याल, एहसास कि डाइंग को कि किस अंदाज से, किस तरीके से लेकर दिया जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी में देखा जाए तो इलिटरेसी लेवल बहुत हाई है और कुछ लोग होते हैं कि वो आपने सिर्फ एक फ़ोन उठाना है और आपने पूछना है कि कौन कौन से ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं। हमें जो ये टर्मिनल पेशेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मिलते हैं ना, वो हमें वाया कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी इस पेशेंट को इस तरह की आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर हम उस पेशेंट को उठाते हैं। और जो डाइंग का जो काम है ना, उसके अंदर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर एक्सपेंसिव मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंसर पेशेंट्स, द कैंसर पेशेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कैंसर पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कैंसर पेशेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। उसके अंदर जो उनको जो ज़रूरत होती है वो एम्पैथी की होती है और पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट। जब हम अपने पेशेंट, जो टर्मिनल पेशेंट के पास जब डोनेशंस लेकर जाते हैं, जो अपने पैसे होते हैं, वो आपको पता है उस टाइम पे क्या करते हैं? वो पैसे पकड़ कर ना यूँ फेंक देते हैं। They never need it. They don't need that. जो कि उसको पता है उसने मरना ही मरना है। दिस इज द डाइंग, इनको डिक्लेयर मार्टर्ड कर दिया गया है, दे आर डिक्लेयर्ड डेड। इनके पास कोई होप नहीं है, कोई चारा नहीं है बचने का। जब उसके एक बंदे को जब एक पैगाम सुना दिया गया कि यू हैव टू डाई, तो उसके लिए किस चीज़ की क्या वक़्त है? और मैं एक पेशेंट जो अभी जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं वो आरफा बलोच है।
दैट इज़ अ पेशेंट दैट हैज़ स्ट्रक्ड आवर हार्ट कि हम उसके अंदर इतनी मिराकुलस एक जर्नी देख रहे हैं, एक बलोच वॉरियर वुमन की, जिसको मैं कहती हूँ कि जब मैं उसको पैसे देती तो वो पैसे उठाकर फेंकती है, उसका एक चेहरा जो है ना वो बिल्कुल गायब है। इट हैज़ बिन मैगेट इन्फेस्टेशन है और ये पूरे का पूरा चेहरा ख़त्म हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ द मैगेट्स। डिजीज़ रिलैप्स करने की वजह से टर्मिनल डिक्लेयर हो गई और उसके बाद मैगेट्स पड़ गए। जब मैगेट्स पड़ गए, वाई? बिकॉज पैलिएटिव और ये चीज़ों की केयर और एहतियात और संभालना बताना नहीं था। दैट इज़ द जॉब ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑफ द डॉक्टर्स, जिसके अंदर एक आम लेमैन जो है एक इन लोगों को सिखा सकता है कि आपने केयर भी कैसे एहतियात करनी होगी। कनेक्शन टू कनेक्शन और Connection, सर्वाइव कर connection. जाते हैं पेशेंट्स पैलिएटिव केयर से? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, पैलिएटिव केयर स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, डिपेंड्स। डाइंग को भी माय सन, फॉर द लेमैन हु इज लिसनिंग मी, पैलिएटिव केयर एक्चुअली पेन मैनेजमेंट का एक तरीकाकार है कि आपने कैंसर पेशेंट की एहतियात और उसकी केयर, उसको एम्पैथी, उसको Yes. उसकी मोटिवेशन कैसे करनी है। सो एग्जैक्टली। अब जब मैं आपको यही आरफा से रेफर करूंगी कि जब मैं उसके पास लेकर जाती हूँ और जब मैं पैसे लेकर जाती हूँ तो जो वो पैसे फेंक देती हूँ, जब मैं उसको आवाज़ देती हूँ आरफा और उसकी आंख खुलती है, शी ओपन्स अप वन आई, एक आंख ख़त्म हो चुकी, कीड़े खा चुके हैं वो आंख को भी। और उसके बाद क्या होता है, जब वो आंख खोलती है, जब मैं उसको पैसे पकड़ाती हूँ तो वो फेंक देती है। और जब मैं उसके इस चेहरे को जो साफ चेहरे, जब मैं उसको हाथ फेरती हूँ, शी फील्स पैम्पर्ड। दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ व्हाट शी इज़ लुकिंग फॉर। जब आप इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ उस टाइम पर नहीं देंगे और देंगे, दैट रियली मैटर्स। उस टाइम पे ये डाइंग को आपके पैसे नहीं चाहिए, उनको आपका एहसास, आपका ख्याल, आपकी एम्पैथी और आपकी हमदर्दी और आपका नॉलेज। बहुत स्टीरियोटाइप है, कैंसर पेशेंट को तो फौरन कहते हैं बस मरने वाला है, नहीं। बस 4 दिनों का मेहमान है, बस अब इसने क्या बचना है। स्टेज 3 I am. अच्छा, My son, stage 3 going to stage 4, intracranial extension। ये बहुत ये वैसे medical मैं आपका terminology कंटेंट लेना चाहूँगी इस पर। ज़ाहिर है इट्स वेरी इमोशनल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू योर औलाद और ऑल दिस थिंग, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें कि आपके बेटे को कैंसर कैसे हुआ, फिर आपको कैसे हुआ, कैसे मेरे सर्वाइव किया। बेटे को तो ऑल ऑफ अ सडन बस एक जॉ उसका रिस्ट्रिक्ट हो गया, जबड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके बाद हम लेकर गए कि जी सॉकर खेलता है तो मे बी क्या वजूहात हो। देयर इज ऑलवेज कैंसर ऑलवेज स्ट्राइक्स एवरी ह्यूमन इज। मुझे एक चीज़ तो ज़रूर पता चल गई 16 साल में कि हर इंसान के अंदर देर आर सर्टेन सेल्स विच आर कैंसरस, दे जस्ट हैव टू इग्नाइट, दे जस्ट हैव टू इग्नाइट। और जो इग्निशन होता है, जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो देन इट स्टार्ट्स टू रोल। तो कैंसर सेल्स को उठाना काम है। सो अपने आप को, अगर कोई डॉक्टर कहता है किसी खाने से, अपनी लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग मैटर्स इन योर लाइफ। हर फैक्टर है ना, इवन जैसे डायबिटीज कहते हैं ना कि स्ट्रेस से होती है, तो कैंसर भी स्ट्रेस से हो सकता है। It could be your diet, it could be your stress, it could be your lifestyle, it could be related to everything, mutation of the body, it could be any kind of infection which has been left untreated. It can be cancerous. लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे आती है, इट इज़ सो डाइवर्सिफाइड। अब कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है, कीमोथेरेपी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में ये देखा कि कीमो किल्स एट टाइम्स, आई डोंट नो, फर्स्ट देन द डिजीज रिलैप्सेस। डिपेंड्स, आपको पता है प्रोटोकॉल जो होते हैं वो तरीके के बनते हैं। वर्ल्डली प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जो फॉलो करने वाले होते हैं ना, एंड आई एम सॉरी टू से ऑन्कोलॉजी इज़ द लीस्ट लुक्ड आफ्टर प्रोफेशन। जब किसी डॉक्टर को, आई एम सॉरी वंस अगेन, एंड दिस इज़ हकीकत मेरे प्रोफेशन में 16 ईयर्स, जब किसी डॉक्टर को कोई प्रोफेशन नहीं समझ आता ना, तो ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर काम। कैंसर तो सबसे कॉम्प्लेक्स डिजीज है सी डियर। एक कागज़ का पर्चा आता है, उस कागज़ के ऊपर सिर्फ पढ़ा जाता है और उसके बाद दवाई लगा दी जाती है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके साथ उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, फॉलो अप्स कैसे लेने। इवन अगर पेशेंट का मूड चेंज हो रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसका मतलब कैंसर की तब्दीली हो रही है बॉडी में। बिल्कुल। आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरा बेटा 14 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, 33 फ्रैक्शंस ऑफ रेडिएशन और उस चीज़ पे सर्वाइव किया विद नॉर्मल स्टांसेस इन द हेड। जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर्स वर लाइक, आपको कैसे हुआ कैंसर? मुझे ब्रेस्ट कैंसर, आई जस्ट डेवलप्ड, मुझे यहाँ पर एक लंप निकला और उस लंप को मैंने सिर्फ, मेरी भी रिस्ट्रिक्शन। कैंसर जब भी आता है तो इट टेंड्स टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
जिधर भी होगा कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग आएगी कि समथिंग इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, कोई चीज़ आपको जोड़ रही है या आपको खींच रही है अपनी तरफ ना, अपनी तरफ जोड़ रही है और खींच रही है। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट, और जब भी कोई भी लंपी फीलिंग आपको आए विच इज़ एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट एक एबनॉर्मेलिटी आपको फील हो आपकी बॉडी में है, then you need to go and get your self checkup done. Self checkups should be something which should be proposed to our society. और प्लीज़ यार सच्चे दिल से अपनी मशीनों की, अपनी इक्विपमेंट की, अपने प्रोफेशन को, यार आपको डॉक्टर आपके माँ बाप ने बनाया। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, आई लव डॉक्टर्स, इन्हीं के साथ तो अल्लाह के बाद इन्हीं को तो देखा जाता है। और अगर आप इस प्रोफेशन में मुझे आकर या किसी को जाकर ये कहेंगे कि जी आज मैंने 50 पेशेंट देख लिए ना, वी आर टायर्ड, हम 51 पेशेंट को नहीं देख सकते बिकॉज दैट इज़ वे टू मच। ए मैं 24/7 काम करती हूँ एंड दीज आर द डाइंग। ये प्रोफेशन आपके वालदैन ने या आप लोगों ने खुद चुना है। मुझे लगता है जैसे हम कहते हैं ना जर्नलिज्म इज अ होल लाइफ स्टाइल, इट इज़ नॉट अ जॉब, तो मुझे लगता है बीइंग डॉक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक दिस के इट्स अ होल लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली डॉक्टर्स का एम्पैथेटिक होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपको पता है जब आपको बाहर के मुल्कों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जब आप एक टेलीफोन कॉल भी किसी की उठाते हैं ना ऑन दी अदर लाइन, वो आपको ये सिखाते हैं कि उसने 15 मिनट आपका घर पे बैठ कर टेलीफोन कॉल उठाई एंड दे वर वेटिंग फॉर यू, शो सम एम्पैथी। बिकॉज वो जो 15 मिनट के क्यू में भी आपके लिए जिससे इंतज़ार किया ना, तो उसके लिए भी एम्पैथी रखें। इमेजिन द पेशेंट्स। तो कीमोथेरेपी तो हमें आम आदमी को सुन के बड़ा डर लगता है और लगता है बस ये आखिरी स्टेज है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को और बहुत सारे घर के सेटअप में सुने हुए देखा है कि फ़लाँ को कैंसर है तो कीमो हो रही है, बस अब देखो अल्लाह की रज़ा है क्या है। तो आपने कहा कीमो से भी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी प्राइवेट हॉस्पिटल में होना, तो मैंने 1-2 पेशेंट्स की होते हुए देखी तो वो समझ आता है कि एक प्रोटोकॉल है। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज यू फ्रीक्वेंटली विजिट। देयर यू गो। आई थिंक गवर्नमेंट अस्पताल में तो मैं शायद अपने पेशेंट को मुफ्त भी ना लेकर जाऊँ। अब इलाज तो मुफ्त ही है ना। दे आर द वर्स्ट ट्रीटेड, दे आर द वर्स्ट ट्रीटेड। किसी जानवर को लगा देना कीमोथेरेपी और किसी गवर्नमेंट को लगा देना किसी इंसान को उधर लगा देना, इट्स इक्वली द सेम। मैं तो कहती हूँ चेक एंड चेक, क्वालिटी चेक रखें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर द मोस्ट डिजेक्टेड ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ आवर सोसाइटी, जिनको सबसे ज़्यादा एम्पैथी रखनी चाहिए। कीमोथेरेपी को कागज़ों के अंदर नहीं बल्कि फॉइल्स के अंदर सनलाइट से बचा कर रखा जाता है। गवर्नमेंट के आपके अस्पतालों में कीमोथेरेपी डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में दी जाती है, और उसको कहा जाता है कि इसको टांग दे और हम अभी आते हैं लगाने के लिए। आई नो this is going to be something of a bashing that is going to come in because I've seen it. I have it on record. I see so many patients जिनको दवाइयाँ लगने से पहले उनको एंटी एलर्जीज नहीं लगती, उनको उल्टियों की एंटी नोजिया नहीं लग रही होती, उनको दवाइयाँ सही प्रॉपर नहीं। और यार दवाइयाँ तो आप लगा रहे हैं, लुक एट द उसकी कॉज देखें, उसकी ऑथेंटिसिटी देखें। देखिए कैंसर की दवाइयाँ तो बहुत महंगी होती हैं। अभी कल मैं एक बंदे से बात करी थी, उसने कहा कि कैंसर की जो बेसिक मेडिसिन थी वो तो पाकिस्तान में बंद हो गई है, तो जो हम ले रहे हैं वो 90,000 रुपये की मिलती है। सो इट्स वेरी मच। इसका मतलब है कि गरीब को कैंसर हो तो उसको तो वैसे ही मर जाना चाहिए। देखिए दुआ, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट इज़ मेड एक्सपेंसिव एक्चुअली। हमने ये भी देखा है कि जब एक्चुअल डिजर्विंग पीपल होते हैं प्राइसिंग, और हमें तो आकर कागज़ दिया जाता है कि आए आकर हमसे सस्ती ले लें। कैसे? वाई? फार्मास्यूटिकल कंपनीज चेक करें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कॉल करवाएं रादर देन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको आप फंड्स दे रहे हैं उनको चेक, उनसे दवाइयाँ मांगने के बजाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रेफर करें पेशेंट्स को, रादर देन ऑर्गेनाइजेशंस को करने के। ऑर्गेनाइजेशंस का काम है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पेशेंट टू पेशेंट को कनेक्ट करना रादर देन पेइंग ऑन देयर बिहाफ। आई एम सॉरी टू से कि अगर आपने किसी को देना है ना तो थॉरली, मैं कहती हूँ यार आपका सदका ज़कात इज़ नॉट कबूल मेरी नज़र में। आई एम सॉरी, अगर आपने कहा जी आपकी नीयत थी और आपने दे दी और आपके पैसे कबूल हो गए, व्हाट डू यू नो व्हाट वेयर आई एम गिविंग योर मनी टू? आपको मेरे बारे में पता है? आपने मुझे इधर मीडिया के आगे बिठा दिया, मुझे ऑन रिकॉर्ड ले लिया, आई एम इंटरव्यू, बट आपको क्या पता शमाइला फ़ारूक के अंदर से करतूत क्या हो?
मेरे अंदर से करतूत क्या? और अकाउंटेबिलिटी का कोई एज सच वो भी नहीं है ना, What am I showing Process you? भी नहीं है। मैं तो बड़े एक ऐनक लगाकर जूलरियां बेचकर अपने झंडे गाड़ने के लिए इधर बैठ गई आपके पास, बट डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग इनसाइड? यू डोंट नो. So जब one has to be transparent, you are dealing with sadaqat, you're dealing with zakat, you're dealing with somebody's hard-earned money. You just can't go out and just give it to people, random people who are just asking and begging you. You need to go and inspect them. आपको उसके ऊपर check. फार्मास्यूटिकल कंपनीज से दवाइयाँ आपने कहा सस्ती मिल जाती है, यानी एक लेमैन कैसे उनको कांटेक्ट कर सकता है और कैसे ले सकता है? मतलब आई जस्ट वांट के लोगों को मैक्सिमम ये पता चल सके कि व्हाट इज द प्रोसीजर. अवेयरनेस हमें ये नहीं बताया जाता है दुआ कि हमने कौन से फार्मर्स के पास किस काम के लिए जाना है. हमें भी नहीं पता. बट वी बीइंग नॉलेजेबल पीपल इन आवर सोसाइटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उनको कैसे लेकर जा सकते हैं. हम किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को किस तरह उनके पास पहुंचा कर एक पैगाम पहुंचाएं, उनको बताएं कि जी ये पेशेंट है, और जब आप ऑथेंटिक है तो फिर आप उनको सारे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें दे दें और वो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट देंगे. आपको अस्पताल से ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दे देंगे, नोइंग द फैक्ट, बिकॉज दैट्स दे आर कंट्रोल्ड पीपल. दे हैव द मेडिकेशन विच दे कैन कंट्रोल. जब वो अस्पताल को जिस रेट्स के ऊपर दे सकते हैं तो व्हाई नॉट द नॉर्मल रेगुलर एवरेज पीपल हु आर डिजर्विंग. एक अमीर भी जाता है और एक गरीब भी ना, तो दोनों किस्म के पेशेंट्स जा रहे हैं अस्पताल में. और गरीब को तो पता ही नहीं ना उसकी पर्ची में क्या लिखा है कि इससे क्या लेना है, उसको तो बस ये पता है कितने पैसे देने हैं. बस दैट्स इट. तो उसके लिए आकर फिर आप उनको रेफर करें, not to the organizations only but to the farmers only, especially the deserving people of your Pakistan. यार हमारे मुल्कों में इतनी lawlessness है कि यार लोगों को कुछ पता नहीं हो किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है. What helped you in your cancer? आपने अपने आप को क्योर कैसे किया? मैंने किस तरह किया? I had so much of issues. मेरे लिए तो कैंसर was no big deal, लेकिन मुझे mental issues बहुत हो गए थे. I had a nervous breakdown. I ended up with a nervous breakdown. Not because of the cancer, because of the chemotherapy itself. It messed up my mind. कीमो ने ना मुझे कोई तकलीफ दी, ना मुझे एंटी नोजियस की मुझे ज़रूरत पड़ती थी, ना मुझे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती थी. मेरी टारगेट थेरेपी हुई और उसके बाद माई माइंड वॉज जस्ट मेस्ड अप. मेरा दिमाग जो था इट वेंट फ्लैट. आई वाज ब्लॉक्ड. सो मुझे इस बीमारी ने, सो यू सी देयर आर चैलेंजेस ऑफ ऑल काइंड्स. इट इज़ नॉट ओनली कि कीमो का सिर्फ उल्टियों का या ख़राब होने का या आपको डिफरेंट किस्म का नॉजिएटेड इफेक्ट होगा. इसके बहुत सारे और भी चैलेंज हैं विच आर डॉक्टर्स डू नॉट नो. Psychiatric help is the biggest help that people need when they're on chemotherapy. But that is what the hospitals are there for. This is where you need to guide them. Why do you need a psychiatrist for that when you're going through chemotherapy? ये तो government institutions के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए, ये चीज़ें, ये एरियाज़, इन चीज़ों को लुक टुवर्ड्स करना चाहिए. ये लोगों को इसके अंदर अवेयरनेस करनी चाहिए कि एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग जो पाकिस्तान में रहता है, अपने पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, कि वो गवर्नमेंट के इदारों को ज़रूर जाकर चेक करें. Okay, so you have been working in cancer activism from last like 16 years, ठीक है? Exactly. तो ब्रेस्ट कैंसर का चूँकि महीना है, तो ये बता दीजिए कि जैसे हम सारी कैंपेन्स देखते हैं और अवेयरनेस देखते हैं, डू यू फील कि इसका इम्पैक्ट है? डू यू फील कि सिस्टम इतना रेडी है टू केटर ऑल द विमेन? और सेल्फ जो कैलकुलेशंस हैं वो कितनी ज़रूरी हैं? यार दुआ, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आई फील एज दो अवेयरनेस तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए एंड इट डज़ हैव एन इम्पैक्ट. बट यू सी, एक अवेयरनेस इस तरह की होती है कि वेयर यू कम आउट पब्लिकली एंड यू स्पीक एंड यू लेट पीपल नो. और एक अवेयरनेस होती है कि वी आर एट ईज़, जो हम अपने कंफर्ट जोन में अवेयरनेस देते हैं. और एक कंफर्ट जोन में से निकल कर अवेयरनेस को डिटेल्ड के अंदर आकर देना एज अ हार्ड कोर कि यार नो, आपने सिर्फ अवेयरनेस के अंदर ये चंद एक बातें नहीं करनी. अवेयरनेस मीन्स एवरीथिंग, पुट एवरीथिंग डाउन ऑन द टेबल. लेकिन हैव यू सीन कि ये पैलिएटिव केयर कहीं आपने ब्रेस्ट कैंसर में देखी हो? Never. क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो एक तो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द विमेन है, फिर प्राइवेसी इश्यूज हैं, फिर एथिकल इश्यूज हैं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता पता चल जाए जिसकी शादी हुई है उसको तलाक हो जाएगी, जो जिस बच्चे की शादी नहीं हुई उसको तो कभी शादी नहीं होगी कि ब्रेस्ट कैंसर है. Beautiful. तो इसमें दिस इज लाइक वे मोर डिफिकल्ट. That is the irony. That should not be a stigma. If you're a cancer survivor, you are a warrior. And if you die during cancer, you are a martyr. आप शहादत लेते हैं मेरी नज़र में. I don't know what somebody thinks about that. लेकिन why should it be a stigma?
Yeah, It's just a disease. you've been chosen for it. Anybody can have any kind. किसी को blood pressure होता है, कोई diabetic बनता है, कोई किसी को gangrene हो जाती है, कोई deaf हो जाता है, कोई blind होता है, तो so what? Cancer just came in. Nobody asks for any kind of an issue or a problem. It just comes on in. It knocks on the door and just walks on in. It's not going to knock and it's going to come in. So you see, the fact of the matter is awareness program के अंदर भी be open. Let's be very very vocal. सिर्फ चंद एक topics को मत उठाएं. अगर awareness program, it's not about only the breast. It should be about the brain. It should be about the eyes. It should be about the mouth. It should be about the legs. It should be about everything which is part of the body. Why only the breast? Why? Breast is very common. Yes, every woman has that. Even males have breast cancer. have breast cancer. So you see, this is an agenda that should be stepped forward, and it should be a common grounds के ऊपर एक बात करनी चाहिए कि cancer can be caused for every organ inside the body. और हर बॉडी को कैसे cater, and every body reacts differently to cancer. जिसके अंदर heart and mind and the body is simultaneously connected. So this is a very very big agenda. और psychiatric help के ऊपर बहुत ज़रूरी है ये cancer patients. Trust me, ये लोग they go down because Nervous of that. breakdown होता है हर दूसरे लम्हे. It happened with me. मुझे कैंसर ने, मुझे ट्रीटमेंट ने कुछ नहीं किया था. The treatment impacted my mind. I had no issues with chemotherapy. The chemotherapy struck me here. Chemotherapy इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मेरे दिमाग की जान ले ली थी उससे. That's what happened. But I'm so proud of you that you have come back. और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जब अपने बेटे को कैंसर से बचा लिया और फिर खुद भी ये कैंसर सर्वाइवर अल्लाह ने बचाया. बेशक अल्लाह ने बचाया, लेकिन वो जो केयर से इन्होंने बचाया और फिर खुद कैंसर सर्वाइवर बनी, तो इन्होंने मिशन किया कि अब ये तमाम कैंसर पेशेंट्स को उस तरह की केयर देकर, एम्पैथी देकर आसपास के लोगों को ट्रेन करेंगी कि उनकी केयर कैसे करनी है. दिस इज़ ब्यूटीफुल. दिस शुड बी द मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शुक्र करने की कोई अच्छा तरीक़ाकार नहीं हो सकता. सो आज का प्रोग्राम करने का मकसद बेसिकली आप तमाम लोगों को मोटिवेट करना था इस एजेंडा पर कि आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर शख्स, क्योंकि आजकल हम बड़ा सेंसिटाइज हैं कैंसर से, कोई भी ऐसा शख्स कैंसर का शिकार है तो प्लीज़ उसकी विल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए अपना एम्पैथी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें. शायद आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी के जितने दिन हैं वो एक अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे और आई वुड से कि वो एक ग्रेसफुल डेथ की तरफ जाने में आसानी होगी. और मुझे लगता है इससे बड़ा सदका जारिया कुछ नहीं होता, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपके सेल्स नाराज़ होकर कैंसरस सेल में तब्दील हो जाए और फिर आप और मैं और कोई भी इस नहज पर पहुंच जाए, तो शायद ये सदका जारिया हो सकता है. एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह ने गवाह.